नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन वर्मा प्राणी शास्त्र विभाग से भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 4 पॉइंट्स बताए थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, देन सीलोम एंड एक सेगमेंटेशन आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया था उसी का सेकंड पार्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आज हम शुरुआत करेंगे इसकी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम क्या हमने पढ़ा था। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल लेवल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का हो सकता है। सेकंड हमने पढ़ा था डिटेल में सिमेट्री, सिमेट्री के अकॉर्डिंग एनिमल्स को किस तरीके से बांटा है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। थर्ड हमारा जो आधार था क्लासिफिकेशन का वो था सीलोम। सीलोम इज द कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। और आज हम इस सेकंड वीडियो में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो आधार है, यहां से जो बचे हुए हमारे पॉइंट्स हैं उसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करेंगे। जिसमें फोर्थ पॉइंट आज मैं ले रहा हूं, जो आधार है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन या हिंदी में हम कहें खंडी भवन। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्लासिफिकेशन का आधार सेगमेंटेशन के बाद भ्रूणीय आधार पर क्लासिफाइड किया गया एनिमल्स को। हम क्या कह सकते हैं? एम्ब्रियोजेनिक बेसिस, यानी कि एम्ब्रियो के आधार पर किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया या उनका बेस क्या था। ठीक है, इसके बाद एम्ब्रियोजेनिक बेसिस में मैं चर्चा करूंगा आज जर्म लेयर्स के बारे में एंड ओरिजिन ऑफ माउथ एनिमल्स का किस तरीके से होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम सेवंथ पॉइंट जो क्लासिफिकेशन का आधार है, वो कुछ वैज्ञानिकों ने न्यूट्रिशन को भी माना, यानी कि हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी तरह आठवां बेसिस जो क्लासिफिकेशन का है, ये कुछ वैज्ञानिकों ने मूवमेंट को भी माना, एक्टिव मूवमेंट। इसी तरीके से नोटोकॉर्ड। ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको विस्तार से आज के वीडियो में बताऊंगा, सेगमेंटेशन से स्टार्ट करके कि ये क्या है। इसके बाद 10वां हमारा जो बेस है एक्टिव मूवमेंट के अलावा, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। दीज आर 10 पॉइंट्स जो कि एनिमल्स को क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं, या इन्हीं के आधार पर जो है स्टोरर, यू सिंगर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन को दिया। एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहां तक मैं आपको बता दूं कि यहां तक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेके सेगमेंटेशन तक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। इसके बाद सेगमेंटेशन से स्टार्ट करेंगे अपन, सीलोम तक मैंने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, सेगमेंटेशन क्या है, खंडी भवन किसे कहते हैं, या खंडी भवन को किस प्रकार से आधार माना गया। देखिए, प्राणियों के शरीर का बटा होना या खंडों में विभक्त होना, यह कहलाता है सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन को जब हम बांटते हैं, इसको 2 प्रकार का सेगमेंटेशन होता है। नंबर 1 सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, या जिसको हम बोलते हैं सतही खंडन। इस तरह के खंडी भवन में एनिमल की बॉडी आपको केवल बाहर से बटी हुई दिखाई देगी, लेकिन अंदर से डिवाइडेड नहीं होती। इस तरीके के सेगमेंटेशन को कहते हैं सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, जो केवल सतह से खंडित होता है। किस तरह का दिखाई देगा ये हमें? देखिए, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से ये एनिमल हमें ये बाहर से सतह से इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मान लिया
ये इसके बीच में आपको पता है जितने भी एनिमल्स होते हैं सेंटर में इनके क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल. सो दिस पार्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड ये जो हिस्सा आपको बाहर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, बॉडी वॉल, देह भित्ति या सरफेस भी कह सकते हैं, एनिमल का बाहरी स्तर. और ये जो बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या कहेंगे इसे, मैंने आपको पहले समझाया था, सीलोम, देह गुहा. देह गुहा किसे कहा गया, जो बॉडी की हमारी कैविटी है. बॉडी कैविटी क्या है, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, जो हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है और बीच की जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके बीच का जो खाली भाग है जिसमें हमारे ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर, किडनी वगैरह पाए जाते हैं, वो सभी सीलोम में पाए जाते हैं. सो दिस पार्ट इज द सीलोम. सो इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, सीलोमिक फ्लूइड. ठीक है. अब देखिए यहां पे ये सेगमेंटेशन कौन सा कहलाएगा, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, जिसमें एनिमल केवल बाहर से डिवाइड दिखाई दे रहा है लेकिन भीतर से डिवाइडेड नहीं है. दूसरी तरह इसका एग्जाम्पल क्या है, किस तरह के एनिमल, कौन से एनिमल्स में सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है. एग्जाम्पल ये पाया जाता है निमेटोड्स, या जिसको हम बोलते हैं एस्के हेलमंथीज फाइलम. एस्के हेलमंथीज फाइलम कौन सा है, जिसमें एग्जाम्पल है एस्केरिस. और ये इनको क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स कहा जाता है, गोल कृमि. और इनका शरीर मोस्टली किस तरह का होता है, मैंने पहले बताया था आपको, दोनों सिरे से हमेशा पॉइंटेड होगा, नुकीला होगा. इस तरीके जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कृमि या वर्म्स कहते हैं. और ये हमेशा एस्के हेलमंथीज फाइलम में इन्हें रखा जाता है. सो एस्केरिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपरफिशियल सेगमेंटेशन. सेकंड नेक्स्ट हमारा लेते हैं, खंडी भवन का दूसरा प्रकार कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. क्या है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसका यहां हमने आपको बताया बाहर से डिवाइडेड है. अगर एनिमल की बॉडी कुछ इस तरीके से, देखिए लाइक दैट, कुछ इस तरीके से दिखाई दे. अब हम देख पा रहे हैं कि एनिमल की बॉडी हमें बाहर से भी बटी हुई दिखाई दे रही है, खंडित सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, और अंदर से भी हमें एनिमल की बॉडी जो है सेगमेंटेड दिखाई दे रही है. इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है या खंडी भवन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन. या हम दूसरे शब्दों में कहें सीरियल रिपीटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, दैट इज नोन एज सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन. ठीक है. इसमें जो ऑर्गन्स होते हैं उनका बार बार हर खंड में क्या होता है, रिपीटेशन होता है. इस तरह का मेटामेरिक सेगमेंटेशन या खंडी भवन कौन से एनिमल्स में पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एनेलिडा. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. एनेलिडा में कौन आते हैं, देखिए एनेलिडा में आपने अर्थवॉर्म का नाम सुना है, अर्थवॉर्म है और जोंक है. तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी मेटामेरिक सेगमेंटेड होती है, इनको ट्रू सेगमेंटेड एनिमल्स भी कहते हैं. तो एनेलिडा के अलावा आर्थ्रोपोडा भी इसी में आता है. आर्थ्रोपोडा की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है. अच्छा, हम ये सोचते हैं कि मनुष्य क्या हमारी बॉडी सेगमेंटेड है या नहीं है, हमें किस में रखा जाएगा बताइए, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन में रखा जाएगा या मेटामेरिक सेगमेंटेशन में रखा जाएगा. हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, हमारी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है. कैसे, क्योंकि हमारे देखिए हेड और ट्रंक, ये सभी पोर्शन जो क्या है अलग अलग सेपरेटेड हैं. पता चल रहा है कि ये हेड है, और हेड और ट्रंक को जो हमारा धड़ है, धड़ को जोड़ने के लिए बीच में नेक पाया जाता है. सो बॉडी हमारी डिवाइडेड है. नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं, ये सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया फोर्थ पॉइंट, क्लासिफिकेशन का आधार माना गया कि जंतु खंडित है या नहीं है. खंडित की कैटेगरी अलग है और जो खंडित नहीं है उनकी कैटेगरी अलग है. ये हमारा फोर्थ पॉइंट था. इसके बाद बात करते हैं, सेगमेंटेशन के बाद मैंने अभी आपको बताया था एम्ब्रियोजेनिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या बताया था आपको, एम्ब्रियोजेनिक
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि यहां पे अब जंतुओं को क्लासिफाई करने का जो बेस माना गया वो उनकी भ्रूणीय अवस्था को देखा गया कि इनका एम्ब्रियो किस प्रकार का है, किस तरह उनकी सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, किस तरह से सेल्स उनकी जर्म लेयर जो बना रही हैं, कितनी जर्म लेयर ये बना रही हैं, इनका क्लीवेज का क्या टाइप है, इनमें माउथ कहाँ बन रहा है, इसमें एनस कैसे बन रहा है, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए प्राणी की एम्ब्रियोलॉजिकल जो स्टेज है उसको देखा गया। सो यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि एम्ब्रियोजेनिक बेसिस के अंदर हम सारे जो रखेंगे उसमें बेस किसे मानेंगे, भ्रूण को माना गया है कि भ्रूण किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। इसमें मैं पहला पॉइंट लेता हूं जर्म लेयर्स, हिंदी में कहते हैं इसे जनन स्तर। क्या है जनन स्तर? देखिए हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं जिनको एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म कहते हैं, जिससे आगे चल करके सारे शरीर का निर्माण होता है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है सभी का फॉर्मेशन होता है बाद में। सो जर्म लेयर्स क्या हैं हम समझते हैं। देखिए प्राणी की जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज होती है उसमें इस तरीके से जिन जंतुओं में, ये देखिए ये एक्टोडर्म है, फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म, देन ये मैं बनाता हूं एंडोडर्म अंदर की तरफ, एक्टोडर्म हमेशा बाहर की तरफ पाई जाएगी, एंडोडर्म हमेशा भीतर की तरफ पाई जाएगी। क्या है ये? एक्टोडर्म जो बाहर की तरफ पाई जाए ऐसी जर्म लेयर। दूसरी जर्म लेयर जो है ये अंदर की तरफ जो पाई जाती है इसका नाम है एंडोडर्म। देखिए जिन जंतुओं में केवल 2 जनन स्तर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पूरे शरीर का निर्माण केवल इन 2 जनन स्तर से होता है, ऐसे जंतुओं को हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। सो इसमें लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर से 1, 2 एंड 3 एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है? मेसोडर्म और पाई जाती है, ये वाली लेयर मेसोडर्म। ये मैंने आपको बताया। बाहर वाली कौन सी है? एक्टोडर्म, और अंदर वाली कौन सी है? एंडोडर्म। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं 3 लेयर्स जर्म लेयर्स जो कहला रही हैं। क्यों कहला रही हैं? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन यही करती हैं। जब आपको पता होगा कि एम्ब्रियो के अंदर ये इस तरीके से स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद जाइगोट में क्या होता है? आपको पता होगा क्लीवेज शुरू हो जाता है। जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ऐसे ये सेल इसको किस में बांट देता है? 2 सेल्स में बांट देता है, 4 सेल्स में बांट देता है। इस तरीके से 8 सेल्स का ठोस जो भ्रूण बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मोरूला। और मोरूला के बाद स्टेज आती है कौन सी? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि इस तरीके से कोशिकाएं जो होती हैं वो उनके बीच में स्पेस हो जाता है और एक सिंगल लेयर्ड सेल्स जिनको हम ब्लास्टोमियर सेल्स कहते हैं उसमें ये भ्रूण इस प्रकार से बदल जाता है। अब ये जो ब्लास्टुला स्टेज है ये बाद में बदलती है गैस्ट्रुला में, और गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है? 3 जर्म लेयर का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। और इन तीनों जनन स्तर से जो आज हमारी पूरी बॉडी बनती है, एनिमल की पूरी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है ये इन 3 जनन स्तर से होता है। उनको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? गैस्ट्रुला स्टेज। और गैस्ट्रुला स्टेज से ही 3 जर्म लेयर जो मैंने अभी आपको बताई। क्या है जर्म लेयर, जनन स्तर क्या है, इसको बताने के लिए आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया था कि जाइगोट से मोरूला, मोरूला से ब्लास्टुला, देन ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला जो बनता है। गैस्ट्रुला अवस्था के दौरान भ्रूण इस प्रकार से 3 कोशिकाओं के जनन स्तर में डिवाइड हो जाता है और उसे हम एक नाम दे देते हैं क्या? कि ये जर्म लेयर हैं और इन्हीं से बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सो अगर
गैस्ट्रुलर स्टेज के बाद इस तरीके से एक्टोडर्म एंडोडर्म केवल 2 ही लेयर्स बने तो उसे हम बोलते हैं ऐसे एनिमल्स को डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 जर्म लेयर बने तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी कि 3 जर्म लेयर प्रेजेंट हैं यहां पे। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का एग्जांपल अगर हम लें तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं जिनमें केवल 2 जनन स्तर ही पाए जाएंगे और उन्हीं से सारे शरीर का निर्माण होगा? इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रा, जेलीफिश, ये सभी क्या हैं? सिलेंट्रेट्स। और ये इनमें कोशिकाओं के 2 जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर के प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम टू कोर्डेटा फाइलम तक सभी बचे हुए बाकी सभी क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी में शरीर का निर्माण 3 जर्म लेयर से होता है, इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। सो वैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन दिया उस क्लासिफिकेशन में जर्म लेयर को आधार बनाया कि जंतु 2 जर्म लेयर से बना हुआ है या 3 जर्म लेयर से बना हुआ है, उसको उन्होंने नाम दे दिया क्या? डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एम्ब्रियो। जर्म लेयर के बाद हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ माउथ। ये भी एम्ब्रियो का फीचर है। ओरिजिन ऑफ माउथ यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में मुख का निर्माण कैसे होगा? जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे बिल्कुल सेंटर में आहार नाल पाई जाती है, और आहार नाल का जो फर्स्ट पॉइंट होता है, देखिए इस तरीके से आहार नाल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एकदम सेंटर पॉइंट पे, और ये बाहर की देहभित्ति मान लो, और इसके बीच का जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको मैंने क्या नाम दिया था? अभी बताया था आपको, सीलोम। और इस सीलोम में बॉडी के हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लीवर वगैरह सभी चीजें इसी में पाई जा रही हैं। लेकिन सेंटर में क्या मौजूद है? बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का जो फर्स्ट छिद्र होता है इसको हम क्या नाम देते हैं? माउथ। और जो लास्ट छिद्र इसका होता है उसको नाम हम क्या देते हैं? एनस। सो इसमें इस पॉइंट में मैं आपको यही बताऊंगा कि हमारे माउथ का जंतुओं में किस तरीके से माउथ का या एनस का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, किस स्टेज से हुआ है, और उनको क्या नाम दिया गया है और उसको किस प्रकार से आधार बनाया है, ये इस वीडियो के अंदर या इसमें पॉइंट में बताएंगे आपको। देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल का माउथ किस तरीके से बनता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये स्पर्म और ओवा ये मेल गैमिट है और ये फीमेल गैमिट है। इनमें फ्यूजन से जाइगोट बना, जाइगोट में डिवीजन या क्लीवेज हुआ जिससे मोरुला स्टेज बनी, जो सारी सेल्स एक दूसरे में पैक्ड हैं। फिर ये ब्लास्टुला स्टेज बनेगी। ब्लास्टुला स्टेज कुछ इस तरह की होगी। ये ब्लास्टुला स्टेज मान ली, ठीक है। देखिए ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज के बीच में जो ये कैविटी आपको दिखाई दे रही है इसको नाम देते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। एंड इसकी जो आउटर लेयर आपको जो सिंगल लेयर दिखाई दे रही है कोशिकाओं की, यहां पे देखिए कोशिकाएं सारी एक दूसरे में क्या है, पैक हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये सारी कोशिकाएं किनारों की तरफ चली जाती हैं और एक सिंगल लेयर बना लेती हैं और बीच में इनकी क्या हो जाती है, कैविटी बन जाती है। उस कैविटी को हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, बिकॉज दिस कैविटी इज द ब्लास्टुला कैविटी। ये स्टेज कौन सी कहलाती है, ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला की जो कैविटी होगी इसको नाम दे दिया ब्लास्टोसील कैविटी। और इसकी जो लेयर्स होगी ये कोशिकाओं का, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ये ब्लास्टोमियर्स बन गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मैं आपको ओरिजिन ऑफ माउथ बता रहा हूं उसका डिसीजन, माउथ का फॉर्मेशन और एनस का फॉर्मेशन इस ब्लास्टुला के अकॉर्डिंग ही होता है। ब्लास्टुला का जो छिद्र होता है देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये अंदर की तरफ ब्लास्टोमियर सेल्स फोल्ड होने लगती हैं कुछ इस तरीके से जैसा मैंने बनाया। अंदर की तरफ जब इस तरीके से फोल्ड होने लगती हैं तो यहां पे इस प्रकार से ये एक पोर बन जाता है।
इस पोर को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। ठीक है, यानी कि ब्लास्टोपोर किसका पोर है? इस ब्लास्टुला अवस्था का जो पोर है, जो छिद्र है, इसका नाम हमने दिया ब्लास्टोपोर। अब इसमें, इस पॉइंट में हम यही डिस्कस करेंगे कि यदि ब्लास्टोपोर से, देखिए ये जो ब्लास्टोपोर अवस्था आप देख रहे हैं, इस ब्लास्टोपोर से ही माउथ का फॉर्मेशन होता है, और कुछ जंतुओं में इसी ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है? एनस का फॉर्मेशन होता है। सो हम अगर ब्लास्टोपोर से अगर पहले माउथ का फॉर्मेशन हो, माउथ क्या बताया था मैंने आपको भी? एलिमेंट्री कैनाल का पहला भाग। सो अगर माउथ का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर से हो रहा है, इस जगह पे माउथ का निर्माण हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। और अगर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे हो रहा है ब्लास्टोपोर से, अगर एनस का निर्माण हो रहा है, यहां पे एनस का फॉर्मेशन अगर ब्लास्टोपोर से हो रहा है, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। सो देखिए, ये बता देता हूं आपको क्या है ओरिजिन ऑफ माउथ के हिसाब से। ये पहली अवस्था मैंने ले ली, प्रोटोस्टोमिया, यानी कुछ जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया कहते हैं और कुछ जंतुओं को ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। क्या है प्रोटोस्टोमिया? प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट या पहले, और स्टोम का मतलब होता है माउथ, यानी कि फर्स्ट माउथ पहले बनेगा ब्लास्टोपोर से, तो ऐसे एनिमल कहलाएंगे प्रोटोस्टोमिया। जैसे देखो अभी मैंने बनाया था, आपको ये दिखाया था, इस तरीके से कोशिकाएं हैं। ये ब्लास्टुला अवस्था देख लो, ये सपोज करो कि ये ब्लास्टुला अवस्था है, ये इसमें ये सेल्स हैं। अब क्या होता है कि ये अंदर की तरफ फोल्ड होने लग जाता है, ऐसे ये अंदर की तरफ फोल्ड होके कुछ इस तरीके से, सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड होके कुछ इस तरीके से हो जाती हैं। ये देखिए, जब ये अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड हो जाएंगी, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? ये दूसरी लेयर बन जाएगी एंडोडर्म, और ये क्या है? एक्टोडर्म। और यहां पे ये जो पोर आप देख रहे हैं, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टोपोर पे देखो, हमने बताया प्रोटो मींस फर्स्ट माउथ, यानी कि इस जगह पे या इस ब्लास्टोपोर वाली जगह पे अगर ये माउथ में कन्वर्ट हो जाए, लेटर स्टेज के अंदर यहां पे अगर माउथ बन जाए जंतु का, ये देखिए माउथ। सो माउथ अगर पहले बन जाए ब्लास्टोपोर वाली जगह पे, सो ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? प्रोटोस्टोमिया। और हम जानते हैं कि आहार नाल का एक सिरा माउथ होता है, दूसरा सिरा क्या होता है? एनस। तो प्रोटोस्टोमिया में क्या कंडीशन होगी? यहां पे माउथ बन गया तो एनस किधर होगा? एनस इस जगह पे बनेगा, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहां पे। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा ड्यूट्रोस्टोम्स में क्या होगा? ड्यूट्रोस्टोम्स में जो ब्लास्टोपोर है उससे क्या फॉर्मेशन होता है? हमने बताया ड्यूट्रोस्टोम्स में, ये ड्यूट्रोस्टोम्स में हमने बताया कि ड्यूट्रोस्टोम्स से क्या डेवलप होता है? ब्लास्टोपोर से ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस। अगर ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण हो तब तो उसको क्या कहते हैं? ड्यूट्रोस्टोमिया। और ब्लास्टोपोर से अगर माउथ का फॉर्मेशन हो तो उसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। सो यहां पे हमने देखा कि प्रोटोस्टोमिया कंडीशन कैसी थी, तो ड्यूट्रोस्टोमिया कंडीशन में क्या होगा? अभी जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस। ब्लास्टोपोर हमारा कहां था? ये जो छिद्र है जिसको नाम दे रहे हैं ब्लास्टोपोर, इस ब्लास्टोपोर पर अगर एनस नामक छिद्र फ्यूचर में डेवलप हो जाए, एनस, और एनस को हम क्या बोलते हैं? सेकंड माउथ। ये फर्स्ट माउथ था और ड्यूट्रोस्टोम्स को बोलते हैं सेकंड। सो सेकंड जो ये है, यहां पे देखिए सेकंड माउथ, ये जो है ड्यूट्रोस्टोम्स को कहते हैं, जिसमें माउथ हमेशा सेकंड नंबर पे बनता है। यानी पहले क्या बनेगा? ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा और यहां पे क्या बनेगा? माउथ। समझ रहे हैं? वहां क्या था? वहां पे ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा था, इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या था? एनस। लेकिन यहां पे अगर एनस बन रहा है ड्यूट्रोस्टोम्स में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? माउथ। तो एनिमल्स को वैज्ञानिकों ने प्रोटोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया के आधार पे, यानी कि ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है? माउथ बन रहा है या एनस बन रही है, इस आधार पे बाद में क्लासिफाई किया, जो मैंने आपको बताया। प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल ले ले। प्रोटोस्टोमिया कौन से ऐसे जंतु हैं जिनमें माउथ से डेवलप होता है?
कौन कौन से जंतु हैं? प्रोटोस्टोमिया कौन कौन से हैं? देखो, एनेलिडा फाइलम, मोलस्का, एनेलिडा मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, और ड्यूट्रोस्टॉम्स कौन कौन से हैं? ड्यूट्रोस्टॉम्स का एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा फाइलम देखो, ये नॉन कॉर्डेट्स का एकमात्र फाइलम है जिसे हमने किस में रखा है? ड्यूट्रोस्टॉम्स में रखा है। और बाकी के जो फाइलम आप देख रहे हैं ये सारे किस में थे? प्रोटोस्टॉम्स में थे। सो इकाइनोडर्मेटा के अलावा हेमिकोर्डेटा, आगे वाले सभी एडवांस फाइलम इसमें रखे जाते हैं ड्यूट्रोस्टॉम्स में। हेमिकोर्डेटा के बाद कोर्डेटा। सो हम मनुष्य को किस में रखा गया? मनुष्य को भी ड्यूट्रोस्टॉम्स में रखा गया है। सो हम भी ड्यूट्रोस्टोम है। हमारे में भी क्या होता है? ब्लास्टोपोर से किसका फॉर्मेशन होता है? पहले एनस का फॉर्मेशन होता है और बाद में किसका फॉर्मेशन होता है? माउथ का, सेकंड उसके किनारे पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम। मैंने आपको बताया क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल बेस के आधार पे हमने एनिमल को क्लासिफाई करके बताया। अब इसके बाद वैज्ञानिकों ने आधार बनाया, देखिए, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या पोषण, यानी कि पोषण क्या है? एनिमल ऊर्जा के लिए क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और उसके बाद उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सारे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन या पोषण। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हिंदी में हम कहते हैं विषम पोषी। ऐसे जंतु जो किस पे फीडिंग करते हैं? फीडिंग अपॉन अदर लिविंग फॉर्म्स, यानी अन्य सजीवों को जो ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, उनको खाते हैं और उसी से उनको ऊर्जा मिलती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। तो हेटेरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर भी वैज्ञानिकों ने जंतुओं को बांटा। सो विषम पोषी जंतु कैसे हो सकते हैं? देखिए, हर्बीवोरस हो सकते हैं। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, फीडिंग अपॉन हर्ब्स, यानी कि शाक को खाने वाले, जैसे हिरन है, घोड़ा है, बकरी है, भैंस है, गाय है, ये जो भी शाक को जो खाने वाले होते हैं उनको हम शाकाहारी कह देते हैं, हर्बीवोरस। सो ये भी एक उन्होंने बेस बनाया कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। सो कुछ जंतुओं को उन्होंने कहा कार्निवोरस। कार्निवोरस या मांसाहारी जंतु कौन से होते हैं? फीडिंग अपॉन एनिमल्स। जब एक जंतु दूसरे जंतु को मार के खाता है, जैसे शेर, चीता, ये सभी क्या है? कार्निवोरस, मांसाहारी प्राणी है। सो हर्बीवोरस, कार्निवोरस। एक कैटेगरी और उन्होंने बनाई, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाते हैं, यानी कि वो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं, मांस भी खा सकते हैं और शाक भी खा सकते हैं। ऐसों में कौन सा एग्जाम्पल कोई बता सकते हो आप? इसका एग्जाम्पल देखिए, कॉकरोच। कॉकरोच हो सकता है, ह्यूमन है, मनुष्य भी है। सो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन का आधार हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी माना। इसके बाद एक्टिव मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट क्या है? ये देखिए, जीवित या सजीवों का एक मुख्य गुण है। सजीव जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं, लेकिन निर्जीव जो होते हैं वो गति नहीं कर सकते। सो एक्टिव मूवमेंट प्राणियों का या सजीवों का एक विशिष्ट गुण है। तो मूवमेंट के आधार पर भी वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन में बेस बनाया। जैसे कुछ एनिमल्स हो सकते हैं वो उड़ते हैं, दे आर फ्लाइंग। कुछ जंतु जो हो सकते हैं भाग सकते हैं, दौड़ते हैं, वॉकिंग, चल सकते हैं। कुछ स्विम कर सकते हैं, तैरते हैं कुछ जंतु। तो अलग अलग जंतु जो हैं उनको मूवमेंट के आधार पर भी वैज्ञानिकों ने बांटा। एक पॉइंट और है जो मैंने बताया था आपको, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि प्रजनन और विकास के आधार पर कैसे वैज्ञानिकों ने, इन्होंने भी इसको भी बेस बनाया, इस पॉइंट को भी बेस बनाया। कुछ एनिमल होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कुछ जंतु होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसमें सोमैटिक सेल्स होती हैं कि हमारे शरीर की कोई भी कोशिका
जो जर्म सेल नहीं है, जनन कोशिका नहीं है। जनन कोशिका कौन सी होती है? जो केवल जनन अंगों में पाई जाए। अगर मेल होगा तो टेस्टिस में मिलती है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में अगर मिलती है ओवेरी के अंदर जिनको हम कहते हैं ओवा या अंडाणु। दीज टू आर द जर्म सेल्स। इसके अलावा हमारे शरीर में कहीं से भी किसी भी कोशिका को निकाला जाए, आंख से निकाला जाए, हाथ से निकाला जाए, पैर से निकाला जाए, बॉडी के किसी भी हिस्से से अगर कोशिका को निकाला जाए और उस निकली हुई कोशिका से एक नए जंतु का आप जैसा निर्माण हो जाए, सो इन सेल्स को हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं। और ऐसा मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स नहीं होती है, केवल सोमेटिक सेल से ही नए जंतु का निर्माण हो जाता है। ये कई तरीके से हो सकता है, जैसे आपको पता है बडिंग है, मल्टीप्लिकेशन है, बाइनरी फिजन है जैसा पैरामीशियम में होता है, इसका एग्जाम्पल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, इसमें मुख्य आधार क्या होता है? जर्म सेल्स, जनन कोशिकाओं के फ्यूजन से। जर्म कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्पर्म सेल्स एंड ओवा सेल्स। इन दोनों के फ्यूजन से ही जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट में जैसा मैंने अभी बताया था, जाइगोट में फिर क्लीवेज होता है, फिर ब्लास्टुला, मोरूला, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन से 3 जर्म लेयर बनती हैं, और फिर पूरी एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि जंतु डायरेक्ट, उसमें किसी तरह की कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। जंतु से जंतु का निर्माण जो होगा उसमें लार्वा अवस्था एब्सेंट होती है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। और जिस कंडीशन में बीच में एक इमैच्योर स्टेज पाई जाए जिसको लार्वा अवस्था कहते हैं, लार्वा अगर पाया जाता है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये कुछ बताए थे उन्होंने। इसके अलावा कुछ ने नोटोकॉर्ड, जैसा कि मैंने बताया था, नोटोकॉर्ड क्या है? नोटोकॉर्ड को भी बेस बनाया। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में या कशेरुक दंड, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसमें बदल जाती है। तो नोटोकॉर्ड जिस जंतुओं में पाई जाती है, यानी कि हमारी जो बैकबोन है, पीछे जो रीढ़ की हड्डी जिन जंतुओं में पाई जाती है उनको वैज्ञानिकों ने कोर्डेटा नाम दिया। और जिनमें ये नहीं पाई जाती उनको नॉन कोर्डेटा की कैटेगरी में डाल दिया गया। इस तरीके से मैंने आपको जो पूरे पॉइंट्स बताए हैं, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का आधार या क्लासिफिकेशन का क्या बेस वैज्ञानिकों ने क्लासिफाई करते समय रखा, वो ये 10 बेस जो है ये बताए गए, जिसको मैं एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन के द्वारा फटाफट से आपको बता देता हूं। देखिए, ये इस तरीके से एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम को 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। ये जो क्लासिफिकेशन का जो आउटलाइन मैं आपको बता रहा हूं, ये किसने दिया था? वैज्ञानिक थे स्टोरर एंड यूसिंगर। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया है। जो अभी हमने बेस बताए हैं सारे, वो इस पे कैसे अप्लाई हो रहे हैं देखिए। सबसे पहले इसने एनिमल किंगडम को 2 सब किंगडम्स में बांट दिया। 2 सब किंगडम कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। अभी बता रहा हूं ये क्या चीज है, हम उसको अप्लाई करते चलेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। इसके बाद प्रोटोजोआ और मेटाजोआ को वापस से बांट दिया गया 3 कैटेगरी में, मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ को वापस से कैटेगराइज किया गया। यूमेटाजोआ को वापस से रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। रेडिएटा और बाइलेटेरिया के बाद बाइलेटेरिया को वापस से सिलोम के आधार पे बांटा गया, जिसको नाम दे दिया गया एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। ठीक है, इसी प्रकार से बाद में सिलोमेट्स जो थे, जिनमें ट्रू सिलोम्स पाई जा रही थी, उनको भी वापस से 2 पार्ट्स में बांट दिया, शाइजोसिलोमेट एंड एंटीरोसिलोमेट। शाइजोसिलोमेट, एंटीरोसिलोमेट के बाद इसको एंटीरोसिलोमेट को किस में रखा गया? देखिए, इस तरीके से मैं बता देता हूं। जो अपनों ने ये जो 2 लेक्चर में जो भी पढ़ा है, उसको ये जो क्लासिफिकेशन का जो आउटलाइन मैंने बताया, स्टोरर एंड यूसिंगर,
इसमें कैसे अप्लाई करेंगे ये बताया गया है। एंटीरोसिलोमेट देखिए इनको कहते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स, जैसा कि मैंने अभी बताया। व्हेन blastopore develop into anus, that is known as deuterostomes, and when blastopore develop into mouth, that is known as protostomes. So these are the outline classification of animals. So इसमें मैं आपको जो भी अप्लाई किया था उसके बारे में एक बार फटाफट से बता देता हूं। प्रोटोजोआ, देखिए हमने पहला आधार क्या रखा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट आधार हमने रखा, क्या रखा था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोशिका किस तरह का संगठन है, अगर संगठन सेल लेवल का है, एक कोशिकीय जीव है जिनको क्या नाम दिया गया, प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पे लेवल क्या रखा, सबसे पहले आधार क्या रखा, कोशिकाएं किस प्रकार से पाई जा रही हैं, यूनिसेलुलर सेल्स हैं। और यहां पे ये एनिमल कैसे थे, मेटाजोआ एनिमल, मल्टीसेलुलर, यानी कि कोशिकाएं मिलकर के क्या बना रही हैं, टिश्यू बना रही हैं, टिश्यू से ऑर्गन बना रही है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना रही है। इनको रखा गया मेटाजोआ में। और मेटाजोआ को वापस से 3 में बांटा गया, मीजोजोआ, इसमें मीजोजोआ फाइलम आता है, प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ फाइलम आता है, पैराजोआ में फाइलम आता है पोरीफेरा। ठीक है, यहाँ पे टिश्यू लेवल का पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। फिर यूमेटाजोआ, इसमें सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं। फिर आधार क्या रखा गया क्लासिफिकेशन का, देखो हमने फर्स्ट बताया था आपको क्या, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ये क्या है। इसके बाद हमने रखा था सिमेट्री। ये देखो यहां पे सिमेट्री के आधार पे जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। अगर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है तो रेडिएटा कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है तो बाइलेटेरिया कहते हैं। और इसका एग्जांपल है रेडिएटा का सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री के आधार पे तीसरा आधार क्या आ गया, सिलोम। ये देखो सिलोम के आधार पे जंतुओं को बांटा है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। अगर सिलोम नहीं पाई जाती, मीजोडर्म से भरी रहती है, तो एसिलोमेट कहते हैं, जिसमें एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। और इसके बाद सीडोसिलोमेट में एग्जांपल क्या है, एस्केहेल्मिन्थीज। और सिलोमेट जिनमें ट्रू सिलोम्स पाई जाती है, और ट्रू सिलोम पाई जाती है, इसको वापस से हमने 2 भागों में बांट दिया, शाइजोसिलोमेट एंड एंटीरोसिलोमेट। जब सिलोम का फॉर्मेशन मीजोडर्म के फटने से होता है उसको हम कहते हैं शाइजोसिलोमेट। इसमें सारे जंतु आ गए, कौन कौन से फाइलम आ गए, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सब साइजोसिलोमेट हैं। एंटीरोसिलोमेटा में कौन आ गए, हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा और ह्यूमन बींग्स यानी कि कोर्डेटा, हम लोग सभी एडवांस एनिमल किस में रखे गए हैं, एंटीरोसिलोमेटा में। और इनको अब फिर बाद में हमने बताया, अभी एम्ब्रियोलॉजिकल माउथ के हिसाब से प्रोटोस्टोमिया, ड्यूट्रोस्टोमिया में जो बांटा था, अभी बताया था मैंने आपको। ये देखो जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको जो 2 लेक्चर में बताया, उसमें सारों को जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि कैसे वैज्ञानिकों ने उनको अप्लाई करते करते सीरियल वाइज इसको बनाया। स्टोरर एंड यू सिंगर का ये आपको आउटलाइन क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का मैंने बताया। और इस तरीके से, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड सो ऑन। थैंक यू।